बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के मेहता संवाद इस कार्यक्रम में। मैं हूं मयूरी और आज बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से अंबेडकर भवन के ऊपर जो चर्चा चल रही है, हर एक न्यूज़ चैनल पे, हर एक वृत्तपत्र में आप सुन ही रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और सारी चीज़ें आपको पता ही है कि किस तरह से आधी रात को अंबेडकर भवन गिराया गया है और उसके आरोप जो लगाए गए हैं वो है रत्नाकर गायकवाड़ इनके ऊपर, जो कि सलाहकार है पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इसके, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार के इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है। तो उन्हीं से हम आज सीधे संवाद करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ आरोपों के स्पष्टीकरण हम मांगना चाहेंगे सर। कुछ प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे और कुछ जो आरोप लगाए गए हैं उसके स्पष्टीकरण हम यहाँ पर उनसे लेने जा रहे हैं। सर स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो कार्यक्रम में। नमस्कार। सर सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि जैसे कि चर्चा काफ़ी दिनों से हम सुन ही रहे हैं कि जो अंबेडकर भवन गिराया गया और आधी रात को गिराया गया है, इस तरह से गिराया गया कि लोगों की, अंबेडकरी जनता जो है उन सब की भावनाओं को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंची है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल है कि क्यों तोड़ा गया आधी रात को अंबेडकर भवन? इस प्रश्न के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ के फैलाई जा रही है वो पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अंबेडकर भवन जिसको हम बोलते हैं वो एक मैरिज हॉल टाइप, जिसका निर्माण कार्य 1975 में शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक अड़चन के तहत 1990 तक ये जो हॉल है ये तैयार हुआ नहीं। इसका जो उपयोग शुरू हुआ 1990 से शुरू हुआ। इस हॉल का बाबा साहब अंबेडकर से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो प्लॉट लिया 1944 में, यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर को 3 स्टोरी बिल्डिंग बांधनी थी। वो बाबा साहब बांध नहीं सके क्योंकि उनके लड़के ने इस प्लॉट पे, जो सिंधी लोग पार्टीशन के बाद आए जी, उनको शॉप्स दे दिए। बाबा साहब एक बार जब दिल्ली से आए तो बाबा साहब बहुत नाराज़ हो गए कि जो प्लॉट मैंने सेंट्रल हेडक्वार्टर फॉर दलित्स के लिए लिया था वहाँ पर ये लोग कौन आ गए। सर एक क्वेश्चन यहाँ करना चाहूँगी कि आपने जो अभी बताया उसी में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिख रहा है। एक तो आपने कहा कि अंबेडकर भवन का बाबा साहब अंबेडकर से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी बात आपने ही अभी बताई है कि उन्होंने ये दलितों के इम्प्रूवमेंट के लिए एक ये जो जगह खरीदी थी, तो ताल्लुक नहीं, ये हम कैसा कह सकते हैं? बिल्डिंग का जी आप अच्छी तरह समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बिल्डिंग के बारे में चल रहा है, प्लॉट के बारे में नहीं चल रहा है। जो बिल्डिंग बांधी थी उसका निर्माण कार्य 1975 में शुरू हुआ और वो 1990 में उसका उपयोग शुरू हुआ, उसके बारे में चर्चा चल रही है। प्लॉट के बारे में चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन उन्हीं का ये सपना था। बाबा साहब का जो सपना था, उन्होंने बताया था कि इस प्लॉट पे क्या करना चाहिए, हुआ ही नहीं, अब तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो बाबा साहब को जो अपेक्षित था सेंट्रल हेडक्वार्टर, बाबा साहब को यहाँ मैरिज हॉल नहीं करना था। सबको लगता है बाबा साहब ने बांधा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये गलत बात गलत फैलाई जा रही है कि ये बाबा साहब ने इसका निर्माण किया था। बाबा साहब को निर्माण जो करना था जी वो हुआ ही नहीं, आज तक ही नहीं हुआ है। सर एक बात तो ये भी है कि जमाना एक ऐसा था जब दलितों को उनकी शादी के लिए हॉल भी नहीं मिलते थे, कोई भी चीजें नहीं मिलती थी, उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसके लिए भी तो कोई एक जगह होनी चाहिए। बाबा साहब जैसी अलौकिक व्यक्ति मैरिज हॉल के लिए अपने जीवन का 6 साल नहीं बिताएंगे। बाबा साहब ने 1938 से 1944 तक 8 आने कलेक्ट किए कि मुझे दलितों का सेंट्रल हेडक्वार्टर चाहिए जहां पर दलितों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मैरिज हॉल के लिए बाबा साहब ने ये प्लॉट खरीदा नहीं है, आप ध्यान में लीजिए। क्या सिर्फ मैरिज हॉल ही है वहां पे प्रिंटिंग प्रेस भी तो था? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस का मैं आपको बताता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का भी इसका कोई संबंध नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस बाबा साहब की 1930 से नायगांव में थी। यहाँ पर बाबा साहब ने एक साइट ऑफिस बनाया कि ये निर्माण कार्य जो 3 फ्लोर का है वो होने के लिए बाबा साहब को यहाँ पर एक छोटा सा साइट ऑफिस बनाया।
2000 स्क्वायर फुट का। जी। लेकिन 1948 के दरमियान राइट्स हो गए और नायगांव में जो बाबा साहब की प्रिंटिंग प्रेस थी जी। उसको आग लग गई राइट्स में। तो बाबा साहब को नाइलाज हो गया, तो उनको प्रिंटिंग प्रेस ये जो साइट ऑफिस यहाँ पर था यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। और बाबा साहब यहाँ से फिर जनता पेपर, प्रबुद्ध भारत ये निकालते थे। लेकिन यहाँ से निकालते थे, यहाँ से निकालते यहाँ थे, से जुड़ी हुई यहाँ से चीजें थी। निकालते थे। लेकिन बाबा साहब ने ये प्लॉट प्रिंटिंग प्रेस के लिए नहीं खरीदा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाबा साहब का एक सपना था इस प्लॉट का, वो सपना अभी भी पूरा हुआ नहीं है। और जो जिसका निर्माण पैसा न होने के कारण ट्रस्ट ने किया है, उसको भावनिक वैल्यू जो कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है। मेरा कहना है कि बाबा साहब का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी सब लोगों की, सब देश की है। कि यहाँ पर बाबा साहब को जो अभिप्रेत था वो हुए ही नहीं, वो छोड़ देना। और यहाँ पर जो 1990 से जो मैरिजेस होते हैं, जो हाल अभी गिरने को आया है, बीएमसी ने बोला कि ये गिराओ नहीं तो आप हम कार्रवाई करेंगे। ये अगर मैरिज यहाँ हो रहा है और वो गिर गया हॉल, तो कौन जवाबदार? अगर गिर जाता और 100 लोगों की मृत्यु हो जाती तो इस पे कौन जवाबदार होगा? ट्रस्ट। तब कोई बोलता नहीं कुछ जी। तब बोलेंगे ट्रस्ट ही जवाबदार है। तो अगर कारपोरेशन इतने सालों से प्रॉपर उसकी देखरेख क्यों नहीं हुई जब ट्रस्ट है? नहीं, ट्रस्ट देखो बम्बई में तो कोई गिरने भी इस मैं आपको बताता हूँ, नहीं इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि बम्बई में कोई भी इमारत हो, वो 30-40 साल के बाद उनके रीइंफोर्समेंट ट्रस्टिंग होते हैं, उसका पुनर्निर्माण होता है। जिस सोसाइटी का मैं सदस्य हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका बांधकाम 1988 में हुआ है, उसका भी हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। बम्बई में कोई भी इमारत हो, 40-50 साल के बाद उसको गिराते ही है। सर ये तो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके ब्रेक के उस पार और भी कई सारे सवाल हैं जो अब तक क्लियर नहीं हुए हैं, और क्या बनने जा रहा है अंबेडकर भवन की जगह पर, इस बात को भी हम गौर से अभी यहाँ सुनने वाले हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आज सबको लगता है कि इस प्लॉट पे बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो गया है, तो मैं विड्रॉ करता हूं। ट्रस्ट को भी मैं बोलता हूं कि विड्रॉ करो। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। मेहता संवाद ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और अंबेडकर भवन के विषय में ये संवाद हमारा जारी है मिस्टर रत्नाकर गायकवाड़ के साथ। ट्रस्ट में आने के लिए जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये देखकर चले कि वो बाबा साहब के पोते हैं इसलिए ट्रस्ट में आ रहे, लेकिन ट्रस्ट में जैसे बाकी लोग भी है, तो क्या सामान्य अम्बेडकरी जनता की तरह वो ट्रस्ट में नहीं आ सकते हैं? वो जहाँ ट्रस्ट में गए वहाँ पर रक्तपात हुआ। अभी 1.5 साल पहले सिद्धार्थ कॉलेज बाबा साहब ने निकाला है, वहां पर दो ग्रुप में फाइट हुआ अभी 1.5 साल पहले। ब्लड शेड हुआ। नहीं, ब्लड शेड नहीं हुआ है सर, ब्लड शेड नहीं, वहां पर हॉस्पिटल में डाला गया लोगों को, 7 लोगों को। जब लोगों का इतना मारामारी होता है कि हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट करना पड़ता है, और एक को तो इतना मारा कि ऑलमोस्ट मर गया आदमी, सिद्धार्थ कॉलेज का ये ऑलमोस्ट। और ये 3.5 साल इनका जो क्लोज रिलेटिव है तीनों भाई का, उनको जाला मराठी में हम मावस भाव बोलते हैं जी, वो 3.5 साल जेल में जाके आया। तो ऐसा है, तो ये संस्था चलाते हैं। ये संस्था अगर ऐसे चलाते हैं तो इसमें भी भूमि के डेवलपमेंट में भैया जी का काफी अच्छे से उन्होंने डेवलप किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह। चैत्य भूमि में अभी कौन मेंटेनेंस करता है? बीएमसी उसका रंग रंगोटी करता है, अपने जेब में से कौन ही कुछ करता है। चैत्य भूमि अगर हैंड ओवर कर दिया किसी संस्था को तो अच्छा मेंटेन होगा। इनके जो अनपब्लिश राइटिंग्स है बाबा साहब के, वो अभी परमिशन नहीं दे रहे। अभी 6 दिसंबर के बाद परमिशन लगेगी कि नहीं? मुझे गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे बताया गया, ये परमिशन भी नहीं देते। सब बाबा साहब का हमारा है। अरे परमिशन तो दीजिए, बाबा साहब ने आपके लिए नहीं लिखा है ना कोई लिखा। आपने बाबा साहब ने जो लिखा है वो जनता के सामने आना चाहिए, वो नहीं आने देते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं कि जो अनपब्लिश, अच्छा 10% रॉयल्टी भी लेते हैं, तब भी आना नहीं देते। तो जो बाबा साहब का है वो हमारा है। तो इसलिए बाबा साहब ने बोला अपने लड़के को, तुम ये भूल जाओ कि तुम ये ट्रस्ट, ये जो है प्रिंटिंग प्रेस, इसका तुम ताबा ले सकते हो, ये समाज की प्रॉपर्टी है, मेरी भी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। और ये जो लेटर है ये गवर्नमेंट ने छाप के ओरिजिनल से गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में उसका स्कैन किया। ओरिजिनल लेटर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। सर आप उसी के बारे में बात कर रहे जो डिमोलिश हो गई है, वहां पे जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जो समाज की प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस में 2 चीज आती है। बाबा साहब ने कोर्ट में ही कहा, जो बिल्डिंग थी जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं बांधी थी, वो बिल्डिंग लेकिन उसमें थी, उसको तो भंगा करके उसको स्क्रैप करके निकाल दिया है।
जी, उसको बहुत, वो तो 70-80 साल की पहले थी जी, बट वी कांट डिनाई कि वहाँ पे है, वहाँ पे वो चीजें है, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस। नो, उसको भंगार करके निकाल दिया, स्क्रैप। अभी जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर जो स्टेट बैंक के लिए या बैंकों के लिए या मैरिज का इन्विटेशन कार्ड छापते थे, वो भी 10-15 साल से नहीं कर रहे। ओके सर, उसमें लॉजिकल हम इमोशनल बात में कर रहे जाइए। हैं। अब लॉजिकल बात यह है कि क्या बाबा साहब का सपना पूरा है? अगर आज सबको लगता है कि इस प्लॉट पे बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो गया है, तो मैं विड्रॉ करता हूं। ट्रस्ट को भी मैं बोलता हूं कि विड्रॉ करो। लोगों को मुझे बताना चाहिए कि यहाँ जो बाबा साहब का सपना था वो पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब ने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का लिया, प्लॉट नहीं लिया था। जैसे आपने जो स्पष्टीकरण दिया था कि आधी रात को क्यों किया, कि गोकुलदास पास्ता लेन पर मैं आ रहा हूँ, भीड़ होती है। जी, एक बार हम सुनना चाहेंगे। मैं आ रहा हूँ कि रात को क्यों किया। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, हम 20 इन राइटिंग कि हम 24 को अर्ली मॉर्निंग डिमोलिश कर रहे हैं। जी सर, नोटिस कब से मिला था? कौन सा नोटिस? 1 तारीख से। 1 तारीख को सब चटकाया गया। इनको भी नोटिस दिया जी, प्रेस में नोटिस आई सब जी, न्यूज़पेपर में हमने दिया जी। सम्राट में तो हमने एक पेज पूरा दिया 1.5 लाख रुपए भर के कि ये बिल्डिंग हम गिराने वाले हैं 1 महीना पहले। तो ये बिल्डिंग डिमोलिश करने वाले हैं। ये इसका नोटिस वकील के माध्यम से मार्च में दिया गया जी। मार्च में नोटिस दिया गया थ्रू एडवोकेट कि ये बिल्डिंग अभी गिरने को आई है। उसका स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने भी रिपोर्ट दिया है और इसमें नया बिल्डिंग का बांधकाम कर रहा है। आपका जो अधिकार है इस बिल्डिंग में वो हम साबित रखेंगे। आप कृपया खाली आपका जो सामान है सब लेके जाइए। तो ये नोटिस मिल गया था? या उनको मिल गया है सामान खाली करने का? या मार्च में जी, मार्च में मिल गया। वो बताएंगे नहीं क्योंकि इस बारे में कुछ मैं आपको नोटिस मैं आपको जो नोटिस उनको एडवोकेट ने दिया है उसकी मैं आपको कॉपी देता हूं नोटिस। बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन अगर हम करें इमोशंस को अलग रखते हुए तो बात यही आती है कि जब भी कोई रिनोवेशन होता है या रिक्रिएशन होता है किसी चीज का, तो वहां पे रखी हुई जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें है, उसको हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं किसी सेफ जगह पर। उसके बाद में बिल्डिंग गिराई जाती है। पर जिसको गिराना नहीं है, जिस चीजों का नुकसान नहीं करना है, जिसके साथ लगाव है। जो लोग सोने का प्रिटेंड कर रहे हैं उनको जगा नहीं सकते हम। जो लोग सोने का प्रिटेंड कर रहे हैं उसको कितना भी जगाओ तो नहीं जगाएगा ना वो। उनको हमने लेकिन सर अगर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया तो उस वक्त उन सामानों के साथ तोड़फोड़ बीएमसी ने बोला नोटिस में, अगर आपने शिफ्ट नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हमने भी नोटिस में किया, अगर आपने सामान मार्च में बताया थ्रू एडवोकेट कि अगर सामान आपने शिफ्ट नहीं किया तो आपकी जवाबदारी होगी और हमको पुलिस सपोर्ट लेके सब शिफ्ट करना पड़ेगा और डिमोलिश करना पड़ेगा जी। तो शिफ्ट करना पड़ेगा पुलिस, लेकिन ये तो हुआ नहीं। उन चीजों के साथ सब डिमोलिश हो गया। एक मिनट, तो उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। अगर आपने शिफ्ट नहीं किया तो हम सब डिमोलिश कर देंगे। ये नोटिस सर आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर शिफ्ट नहीं किया तो पुलिस के साथ हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं, डिमोलिश करना पड़ेगा, डिमोलिशन जगह पर वो सारी चीजों के डिमोलिशन। तो ये सही हुआ सर? अगर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया तो ये कायदा है। डिमोलिश होना। बीएमसी ने हमको बताया अगर आपने डिमोलिश नहीं किया बिल्डिंग तो आप पे हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके लिए 30 दिन की नोटिस दी। सर नोटिस में वक्त भी मेंशन किया था कितने बजे होगा? नहीं, इससे बजे का कभी होता नहीं। 30 दिन का दिया। ये जो हम पुलिस को इन्फॉर्म किया 21 तारीख को, हम 24 तारीख को डिमोलिश कर रहे हैं जी। 24 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हम डिमोलिश कर रहे हैं। 24 तारीख को नहीं कर सके, ओके। तो 25 तारीख को सुबह करने का ये था, इरादा था। पर 24 तारीख को मिडनाइट में जब ट्रस्टीज वहां गए, ओके, तब एक बिल्डिंग का तब बहुत बरसात थी, मौजूद थे वहाँ 4-5 ट्रस्टीज गए। आप ट्रस्टीज को पूछिए, ओके, मैं नहीं था वहां पर। तो ट्रस्टीज को दिखा कि बिल्डिंग का कुछ भाग गिर रहा है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि देखो बिल्डिंग का भाग गिर रहा है, अगर हमने नहीं गिराया तो बहुत लोगों का प्राण हानि हो सकती है जी। तो अभी हमको गिराना पड़ रहा है। इसलिए वहां पर इनके जो 8-10 लोग सोते थे उनको बाहर निकालना पड़ा उनको बाहर निकाल के ये किया। अभी दूसरा भी चीज आप ध्यान में लेने चाहिए कि यहाँ पर दादागिरी कितनी है जी। जब ये बीएमसी ने बताया कि इसका टेस्टिंग करो, सेकंड टाइम टेस्टिंग करो क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है कि नहीं, बिल्डिंग गिरने वाली है कि नहीं। आपने एक रिपोर्ट दिया है लेकिन और दूसरा करो। टेस्टिंग ये मार्च में की गई, तब 100 पुलिस लाना पड़ा। कितना 100 पुलिस। इनके लोगों ने बहुत जो अब्यूजेस होते हैं, जिसको मराठी में अश्लील शिव्या बोलते हैं, कि एकदम डर्टी अब्यूजेस करके उनको मारपीट पुलिस के सामने ये ट्रस्टियों को 100 पुलिस के सामने ट्रस्टी को भगा दिया, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को भी भगा दिया। फिर जब पुलिस से कांटेक्ट किया गया हायर लेवल पे, तो डीसीपी श्री दुदेव
खुद आए, उन्होंने ट्रस्टीज को फिर वापस लेके आए, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को फिर वापस लेके आए, और फिर वो टेस्टिंग का काम हुआ, क्योंकि डीसीपी को आना पड़ा। ये दादागिरी की सीमा नहीं है, बात है। दादागिरी की सीमा नहीं है कि ये मार्च में जो हुआ कि आप अगर टेस्टिंग नहीं करना देते हैं तो आप डिमोलिश करना देंगे? तो डिमोलिश तो उसके लिए तो 1000 पुलिस लगेंगे। कुछ बाउंसर्स भी थे, कार्यकर्ता थे। देखो उनके सब भीम सैनिक थे, मैं नहीं था वहां पर। कौन भीम सैनिक, मैं नहीं पहचानता किसको। मैंने, मेरे साथ तो कभी एक भी गुंडा लिया नहीं। सर आप सलाहकार है, तो ये जो चीजें होने वाली थी इसमें आपकी क्या सलाह थी? सलाह जो होती है कि ये 354 की नोटिस है, इसके अनुसार आप डिमोलिश कीजिए 30 दिन में। कब करना है, कौन सा तारीख है, ये मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, ये ट्रस्ट डिसाइड करती है। ओके सर, लेकिन इस जगह को डिमोलिश किया गया, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं जुड़ी है, जैसा कि सर का कहना है कि भावनाओं को नहीं जोड़ना है हमें। आगे का क्या होने वाला है, इस प्लान के बारे में हम इस छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये बार्टी को हम क्यों दे रहे हैं कि बार्टी ने यहाँ पर जो जो कार्यक्रम उनको यूज करने हैं, उनके पास फंड्स है। बार्टी के पास 100 करोड़ का फंड है। मेहता संवाद ये कार्यक्रम जारी है और अंबेडकर भवन के विवादास्पद विषय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गायकवाड़ सर हैं, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर हम बात करेंगे कि अगर डिमोलिश की भी गई तो उसके जगह पर जो प्लान है, जो 17 मंजिला बिल्डिंग वहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं, जो प्लान है उसके बारे में हम डिटेल्स कुछ जानना चाहेंगे कि हो सकता है कि इतना अच्छा प्लान अगर हो, वो सुनने के बाद अम्बेडकरी जनता कहीं ना कहीं शांत हो जाए कि कुछ अच्छा हो रहा है उसी जगह पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मुझे आपको इन डिटेल बताना मैं चाहता हूँ। जी। बाबा साहब का जो सपना था, यहाँ पर क्या करना है, ओके, यहाँ सेंट्रल हेडक्वार्टर करना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये 17 फ्लोर का प्लान बनाया। उसके लिए हमने उसका डेवलपमेंट प्लान में रिजर्वेशन सेकेंडरी स्कूल का था। ये हॉल वगैरह सब इलीगल है, प्रिंटिंग प्रेस इलीगल है, वहाँ पर तो सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। 1967 से डीपी है, ये हमने बदला। लास्ट 1 ईयर में हमने वो डेवलपमेंट प्लान का रिजर्वेशन बदला, जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है बम्बई में डेवलपमेंट प्लान का रिजर्वेशन बदलना। वो बदलने के बाद हमने प्लान तैयार किया और वो बीएमसी से अप्रूव किया। इस प्लान में क्या है, सबसे बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर है, वो 10,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी यहाँ पर है, जहाँ पर 300 विद्यार्थी स्टूडेंट्स राउंड द क्लॉक पढ़ सकते हैं, राउंड द क्लॉक, ये पहले। और इस लाइब्रेरी का जो डिटेल प्लान है अंदर का भी, उसका अभी डिटेल्स आर बीइंग वर्कड आउट। पर लाइब्रेरी के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का प्लान बन रहा है। और हमारे जो समाज कल्याण के जो सेक्रेटरी है वो खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो 4-5 साल अमेरिका से जाके अभी आए हैं, उनको लाइब्रेरी का कंसेप्ट यूएस में क्या है वो मालूम है। तो ये लाइब्रेरी सबसे बड़ा है। ऑडिटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो जो वर्कशॉप्स होंगे, नेशनल इंटरनेशनल, ऑन सोशल इक्वालिटी, ऑन ह्यूमन राइट्स, ये ऑडिटोरियम यहाँ पर बन रहे हैं। फिर 2 ऑडिटोरियम बनेंगे। फिर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, जहाँ पर वर्कशॉप्स हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, सोशल जो एनजीओज भारत में, पूरे भारत में है, वो यहाँ पर आके उनके सब कार्यक्रम हो सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब के जीवन पे एक पूरा फ्लोर जो है 10,000 फुट का वहाँ पर म्यूजियम है, जहाँ पर, और उसमें 3D 4D ये सब लगा रहे हैं हम। तो जो म्यूजियम होगा, ये जैसे हम जिसको साइक्लोरामा बोलते हैं, एक नया कंसेप्ट है, उसके आधार पे हम ये म्यूजियम बना रहे हैं जो 3D 4D का है, जहाँ आके लोगों को बाबा साहब के जीवन के बारे में पता चलेगा। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म का स्वीकार किया, तो बुद्धिज़्म में आनापान बहुत इम्पोर्टेंट है और विपश्यना इम्पोर्टेंट है, जो भगवान बुद्ध ने महासतिपट्ठन सूत्र में बताया। तो उसमें एक विपश्यना कक्ष भी बनाया गया है, हॉल। हाँ, इसमें और प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं जो विमेन्स एम्पावरमेंट सेंटर भी उसमें है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर इसमें हमने बनाया है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, वंचित घटक, उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो दैट वो अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। तो ये सब होलिस्टिक अप्रोच बाबा साहब का जो अपील था सब प्रिंसेस और प्रिंस को, तो तब बाबा साहब ने अपील किया, तो भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे, जो बाद में सरदार पटेल जी ने उनको मर्ज किया, तो 500 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो बाबा साहब ने ये प्लान बनाया 3,25,000 का,
इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। बाबा साहब ने बोला देखो ये मेरा प्लान है, तो उनके ही प्लान में था कि ऑडिटोरियम या उनके है ना, उनके प्लान में तो ऑडिटोरियम 2500 का है जी, तो हम वैसा ही बना रहे हैं जी। तो बाबा साहब को जो चाहिए था, ये सारी चीजें लिखित है कहीं? है ना, ये मेरे पास दे रहा हूँ आपको। जी, जी। बाबा साहब का जो अपील है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बाबा साहब बोले कि यहाँ पर लोगों को निवास स्थान की भी ये चाहिए, तो वहाँ पर अभी हम गेस्ट रूम्स बना रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ऑडिटोरियम ये बना रहे हैं, हम डॉर्मेट्री बना रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग के लिए लोग आएंगे महाराष्ट्र में से या भारत में से, वहाँ पर कुछ लोगों का रहने का भी इंतजाम होगा, जो बाबा साहब ने लिखा है कि कुछ लोगों का रहने का इंतजाम करो। तो बाबा साहब ने जो जो बताया है उसके अनुसार ये 17 फ्लोर्स का प्लान किया है और इसका एक पूरा फ्लोर हम बार्टी को दे रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एक पूरा फ्लोर 10,000 स्क्वायर फुट का, और यहाँ जो जो फैसिलिटीज है, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, तो बार्टी के अंतर्गत उस फ्लोर पे क्या क्या होगा, ये चीजें पता है? बार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि बार्टी से मेरा संबंध 10-15 साल का है, बार्टी का रिवाइवल, बार्टी का बिल्डिंग, ये सब मैंने इनिशिएट किया। उनका स्टाफ देना, मैं सेक्रेटरी था, डायरेक्टर था उस डिपार्टमेंट का, सोशल जस्टिस का। तो बार्टी का जो ध्येय है वही हमारा भी ध्येय है। ओके, तो बार्टी यहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट में वहाँ पर उनका रीजनल सेंटर होगा, उनका कार्यालय होगा, और वो सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 30 दिन में, साल में यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 10,000 स्क्वायर तो उनको रेंट पे देंगे, लीज पे देंगे 1 रुपये पे 30 साल के लिए। 30 साल। और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये कौन से नंबर का फ्लोर होगा ये जो बार्टी को मिलने वाला? नहीं, वो डिसाइड होगा, उनका अभी एमओयू होना है जी। उनके साथ एमओयू हमने भेजा है, जो जिसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल जी, मतलब फाइनल नहीं है ये चीजें। नहीं, उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल सीएम ने अनाउंस किया ना। ओके, मेरे सामने सीएम ने अनाउंस किया 14 अप्रैल को। यस, इट्स नॉट ओनली प्रिंसिपल अप्रूवल, मिस्टर गायकवाड टॉक्स अबाउट इन प्रिंसिपल अप्रूवल, नॉट ओनली दैट आई हैव गिवन प्रिंसिपल अप्रूवल, आई एम गोइंग टू रिलीज 7 crores। ओके, सो ये बार्टी को हम क्यों दे रहे हैं कि बार्टी ने यहाँ पर जो जो कार्यक्रम उनको यूज करने हैं, उनके पास फंड्स है। बार्टी के पास 100 crores का फंड है, क्योंकि ये सब कार्यक्रम के लिए तो वो कुछ कार्यक्रम यूज इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ कार्यक्रम, सो देयर विल बी सिनर्जी। तो बार्टी और पीपल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ये दोनों इकट्ठा आके ये 17 फ्लोर का अच्छा यूज करेंगे। काफी सारे ऐसे भी आरोप है कि आपका आंदोलन से कोई नाता नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो चलिए एक शॉर्ट में हम उस बारे में भी थोड़ा सुन लेना चाहेंगे। इसके बारे में आपको मेरे से चर्चा करनी हो तो 4 घंटा लगेगा, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। अंधेरी में दादा साहेब गायकवाड़ सांस्कृतिक केंद्र है। दादा साहेब गायकवाड़ बाबा साहब अम्बेडकर के राइट हैंड थे जी। इस सेंटर को किसने जमीन दी? मैं कलेक्टर था बंबई में 1979 to 81। ये लोग मेरे पास आए, दादा साहेब गायकवाड़ सांस्कृतिक केंद्र के। मैं एक ही आदमी को पहचानता, वो भी 1-2 बार मिला था। मैं इनको बोला चलो मेरे साथ, आपको ये करना है, आईएएस कोचिंग सेंटर करना है, आपको वहां पर महिलाओं के लिए काम करना है, ये तो बाबा साहब का ही काम है जी, चलो मेरे साथ। मैं उनको मेरे गाड़ी में बिठाया, मंत्रालय के पास से, ओल्ड कस्टम हाउस से उनको मेरे गाड़ी में 4 लोगों को बिठा के ये जमीन जहां पर दादा साहेब गायकवाड़ सांस्कृतिक केंद्र है वहां पे लाया। 2 महीने में बंबई में जमीन मिलती नहीं, कोई उनको तो जमीन मालूम भी नहीं थी। उनको 2 महीने में जमीन मिली। जमीन मिलने के बाद उनके पास पैसा नहीं था, तभी जमीन का ताबा दे दिया एज कलेक्टर। उनको बोला कि आप हफ्ते में इंस्टॉलमेंट में भरो। ये दादा साहेब गायकवाड़ सांस्कृतिक केंद्र हुआ, जो ये मैरिज हॉल से बहुत अच्छा है। वहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं, वहाँ पर भी विपश्यना कक्ष है जहाँ पर मैंने 1 दिन का कोर्स किया है। वहाँ लाइब्रेरी अच्छी है, आईएएस कोचिंग सेंटर वहाँ पर शुरू हुआ, वहाँ पर हमने कुछ बुक्स डोनेशन। तो दादा साहब गायकवाड़ केंद्र के जो 4 फ्लोर्स है वो जमीन किसने दी? रत्नाकर गायकवाड़ ने दी। नंबर 1 बानाई नाम की एक संस्था है कि ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन, उनको अंधेरी में मैंने जमीन दी। ओके, फिर जो स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान जो दलित लोगों के लिए था 4,500 करोड़ का 1995 में रत्नाकर गायकवाड़ ने लाया, और उसको फिर महाराष्ट्र पैटर्न बताया गया और सब भारत में आया। ओके जी। पायलट का स्कीम मैंने बनाया। पायलट के स्कीम में 20 पायलट्स हो गए, और मैंने ऐसे कंडीशन डाले कि कोई भी हो सकता है, नहीं तो प्यून का लड़का भी पायलट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सर, ये आप कह रहे हैं ये या कहा गया किताब में है, वो सब किताब में जो यशदा ने छापी है, तो ऊपर वो जो किताब है, मेरे पास वाइस चांसलर पुणे यूनिवर्सिटी का चार्ज था, पाली डिपार्टमेंट मैंने निकाला जी। वो पाली डिपार्टमेंट में जो 5 डिपार्टमेंट नहीं था, वो संस्कृत का भाग था। आज 350 विद्यार्थी है वहां पर। पाली डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड अम्बेडकर थॉट निकाला मैंने। तो मैंने अगर ये लिस्ट बनाई, विवशना
जो भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना का पहला स्टेप है आनापान, आज कितने लोगों को हमने दिया मेरे सही से, मैं जीआर निकालने के बाद 25 लाख लोग, लड़के लड़कियां सब धर्म के, सब जाति के आज आनापान कर रहे हैं। स्कूलों ने फिर उनका एक निकाला है, फिल्म निकाला है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे हो गए। ये हमको आनापान मिलने के बाद हमारे विद्यार्थी अभी कम झगड़ते हैं, उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया। अगर इतना मैं लिस्ट आपको देना लगा तो आपको मुझे 4 घंटा देना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं हम लोगों को समझाने में ये विवाद अगर जा रहा है कि उस पे से भावनाएं मत जोड़िए, उस पे कुछ और भी अच्छा प्लान है, और जो अच्छा प्लान है उसकी तरफ अगर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को भी हम सहेज के, पुरानी बिल्डिंग को भी सहेज के अगर ये भी एक्स्ट्रा कर सकते उसके साथ, तो क्या ये पॉसिबल था? जो अम्बेडकर भवन था, वहां पर वो जो 2000 स्क्वायर फुट का साइट ऑफिस बंधा था बाबा साहब ने, वो भी नहीं तोड़ते तो फाउंडेशन 17 मंजिले ही नहीं बनेंगे। तो मेरा कहना था बाबा साहब, मतलब ये बाबा साहब का ऑफ कोर्स नहीं तो होता ही नहीं होना था। तो हमने स्ट्रक्चरली देखा ना, हो अगर आपको बिल्डिंग बांधना है तो वहां पर 17 फ्लोर की बिल्डिंग बांधना है जो बाबा साहब के सपने के अनुसार। हमारा यही कहना है कि जो सच्चे अंबेडकर अनुयायी है उनका एक ही मकसद होना चाहिए। ये जो रस्टिंग कोई ये है प्रिंटिंग प्रेस है, उसको ही पकड़ के बैठ गए। अरे बाबा साहब के सपने को पकड़ो ना, वो प्रिंटिंग प्रेस को मत पकड़ो। अब तक गए क्या कोई देखने के लिए प्रिंटिंग प्रेस? वो तो जो बाबा साहब के, वो तो कब बंगाल में चले गए। तो ये बाबा साहब का सपनों का अगर हम सब बिल्डिंग बना रहे, उसमें उपक्रम कर रहे, तो इसको कम महत्व न दे, इसको ही महत्व आप दो। बाकी इमोशनल मत हो, इसमें इमोशन होने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने ये भवन निर्माण ही नहीं किया था। जी, इमोशंस हम नहीं हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन डेवलपमेंट के तरफ बाबा साहब ने हमेशा ही ध्यान दिया है। तो और बुद्ध ने भी हमेशा ही कहा है, द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज, और चेंज टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो ये चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं लेकिन सर, आपको पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें हमने कोशिश की है कि काफ़ी हद तक क्लियर हो पाए। अब बाकी लोगों का डिसीजन है, जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें किस बात पर बिलीव करना है कि नहीं करना है, या फिर जो प्लान बताया गया है कि 17 मंजिला बिल्डिंग में क्या चीजें होने वाली है, 2 साल में उसके साथ लोगों का जो सपोर्ट है, 2 साल में होगा। 2 साल में जब उस बिल्डिंग में एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, जो सच्चा अंबेडकर अनुयायी होगा उसको आनंद होगा, उसको दुख नहीं होगा। सर, अपेक्षा यही है, आशाएं बहुत है हमारी कि बिल्कुल ये चीजें हो जाए। गारंटी है कि हम करेंगे। जी, वेल विशेस देना चाहूँगी, और साथ ही चाहूँगी कि सभी लोगों ने डिसाइड करना चाहिए। और वैसे एक बुरी चीज़ इसमें बस एक ही है कि अंबेडकरी जनता, जिनको जाना जाता है आंदोलन के लिए, और जो हमेशा से ही जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से हमेशा लड़ते आए अपने हक के लिए, आज बस नज़ारा ये दिख रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। ये एक सबसे बुरा नज़ारा है। तो सभी का यही मानना है कि ये चीज ना हो, और पूरी अंबेडकरी जनता आपस में लड़ते स्वार्थ के लिए, हमेशा ही। जी, हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, हम किसी को। बाबा साहब के समय भी आपस में लड़ते थे, तो बाबा साहब बोले कि मैं अभी सामाजिक जीवन से निवृत्त होना चाहता हूँ। ये बाबा साहब का खत पढ़िए। आप लोग इतना आपस में झगड़ते हो, मेरे पे भी इल्जाम लगाते हो। 1932 में बाबा साहब बोला कि मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अपना प्रोफेशन देख रहा हूँ। बाबा साहब को नहीं छोड़ा इन्होंने, तो रत्नाकर गायकवाड़ कौन है? वो किस झाड़ की मूली? इस संवाद को हम यहीं पर फिलहाल तो समाप्त करेंगे। चर्चा तो और भी कई जगहों पर जारी रहेगी, और अपडेट्स आपको सभी को मिलते रहेंगी, आवाज़ इंडिया टीवी के जरिए हो या फिर और भी वृत्त वाहिनियाँ हैं, काफ़ी सारे वृत्त पत्र हैं, उनके जरिए आपको मिलते रहेंगे। तो बस इस संवाद को फिलहाल यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।